मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, कक्षा छठी में यानी स्टैंडर्ड 6 में आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास। जिस बच्चों हम बात करेंगे आज इतिहास की यानी हिस्ट्री की बात करेंगे। जिस बच्चों इतिहास यानी हिस्ट्री की। तो बच्चों आज का पाठ है नवा पाठ, दक्षिण भारत के प्राचीन राज्य भाग 1 यानी एंशिएंट किंगडम्स ऑफ द साउथ इंडिया पार्ट 1 की बात करेंगे। तो बच्चों आज हम विस्तार से देखने वाले हैं नवा पाठ, दक्षिण भारत के प्राचीन राज्य भाग 1। यस बच्चों, एंशिएंट किंगडम्स ऑफ द साउथ इंडिया पार्ट 1 की हम बात करेंगे। तो बच्चों मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यस बच्चों, तो आज हम सीखने वाले हैं दक्षिण भारत के प्राचीन राज्य भाग 1 यानी एंशिएंट किंगडम्स ऑफ द साउथ इंडिया पार्ट 1 की बात करेंगे। तो बच्चों इस पाठ में हम अध्ययन करने वाले हैं चेर, पांड्य और चोल राजवंश की बात करें। यस बच्चों, तो चेर, पांड्य और चोल राजवंश, द चेर, पांड्य एंड द चोल डायनेस्टीज की बात करेंगे। और बच्चों सातवाहन राजवंश की बात करेंगे, द सातवाहन डायनेस्टी की बात करेंगे। तो बच्चों इस पार्ट 1 में हम जो अध्ययन करने वाले हैं चेर, पांड्य और चोल राजवंश के बारे में तथा सातवाहन राजवंश के बारे में बात करने वाले हैं। बच्चों भाग दूसरे में यानी पार्ट 2 में जब हम आगे आएंगे तब हम वाकाटक राजवंश, चालुक्य राजवंश, पल्लव राजवंश और राजपूत राजवंश के बारे में बच्चों हम पार्ट 2 में देखने वाले हैं। तो बच्चों हम पार्ट 1 में अर्थात चेर, पांड्य और चोल राजवंश तथा सातवाहन राजवंश के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों स्क्रीन पर अगर हम आपको पॉइंट आउट करें तो ध्यान से देखिए। यस, चेर की बात करें तो बच्चों यहाँ पर देखिए चेर लिखा हुआ है दक्षिण में। आइए यस चेर राजवंश की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए पांड्य आपको दिखाई दे रहा है, पांड्य राजवंश की बात करेंगे। और यहाँ पर देखिए चोल लिखा हुआ है बच्चों। यस, हम चोल राजवंश के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तथा सातवाहन राजवंश की बात करें बच्चों तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सातवाहन राजवंश। यस, तो बच्चों इस सातवाहन राजवंश के बारे में भी हम विस्तार से जानने वाले हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें आज के पाठ में तो आज के पाठ का जो उद्देश्य है इसमें आप सीख पाएंगे, जान पाएंगे चेर, पांड्य और चोल राजवंश तथा सातवाहन राजवंश के बारे में विस्तार से आप जानकारी प्राप्त करेंगे। यस बच्चों, द चेर, पांड्य एंड द चोल डायनेस्टीज एंड द सातवाहन डायनेस्टीज के बारे में हम विस्तार से देखने वाले हैं। ओके बच्चों, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों ध्यान रखिए, आगे बढ़ेंगे। क्रम में इस बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं चेर, पांड्य और चोल राजवंश यानी द चेर, पांड्य एंड चोल डायनेस्टीज की बात कर रहे हैं। ये राजसत्ताएं ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी अथवा उसके पहले से ही अस्तित्व में थी। इस बच्चों जिन राजसत्ताओं की बात हो रही है यानी चेर, पांड्य और चोल राजवंश की बात हो रही है तो ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी अथवा उसके पहले से ही अस्तित्व में थी। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये मानचित्र आपको दिखाया जा रहा है ईसा पूर्व प्रथम से ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी दक्षिण भारत की जो राजवंशों के बारे में जिस मानचित्र में जो आप देख पा रहे हैं। यस, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो ये मानचित्र जो आपको दिखाई दे रहा है ईसा पूर्व प्रथम से लेकर ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी तक। यस, देख सकते हैं। तो बच्चों यस अगर बात करें तो उनका उल्लेख रामायण, महाभारत, महाकाव्यों में किया गया है। यस बच्चों हम बात कर रहे हैं राजसत्ताओं की। तमिल भाषा के संगम या संगम साहित्य में इन 3 राजसत्ताओं का उल्लेख मिलता है। किन 3 राजसत्ताओं की बात कर रहे हैं बच्चों? यस, हम बात कर रहे हैं चेर, पांड्य और चोल राजवंशों की बात कर रहे हैं। तो ध्यान में रखना है आपको। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे।
बच्चों मौर्य सम्राट अशोक के लेखों में भी उनका उल्लेख प्राप्त होता है। ये साम्राज्य सत्ताओं की जो बात कर रहे हैं उसमें मौर्य सम्राट अशोक के लेखों में भी उनका उल्लेख प्राप्त होता है। पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी पुस्तक में मुजरिस या मुजरीम बंदरगाह का उल्लेख मिलता है और बच्चों इस बंदरगाह को केरल तट का अत्यंत महत्वपूर्ण बंदरगाह बताया गया है। तो बच्चों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये केरल की बात कर रहे हैं दक्षिण में, तो ध्यान रखिए केरल तट का अत्यंत महत्वपूर्ण बंदरगाह बताया जाता है किसको? मुजरिस को या मुजरिम को। तो कौन सी पुस्तक में बच्चों? पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी। आगे भी इसके विस्तार के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। बच्चों यह बंदरगाह चेर राज्य में था। तो स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख सकते हैं चेर राज्य लिखा हुआ है, तो ये बंदरगाह चेर राज्य में था। तो बंदरगाह का नाम मुजरिस या मुजरिम। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे अध्ययन करेंगे। इस बच्चों अगर हम बात कर रहे हैं मुजरिस या मुजरिम की, तो यह इस बंदरगाह से मसाले के पदार्थ, मोती, मूल्यवान रत्न आदि वस्तुओं का इटली के रोम, इस बच्चों अगर हम बात करें इटली की, तो इटली का रोम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं राउंड से गोल सर्कल यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है, ये रोम की बात हो रही है। और यहाँ पर जो ये ब्लैक डॉट है बच्चों, यही वो रोम है जिसकी बात हो, रोम इस शहर की बात हो रही है। तो इटली के रोम और पश्चिम के अन्य देशों में निर्यात होता था। तो बच्चों यहाँ पर आप समझ सकते हैं चेर की जो राजसत्ता की बात कर रहे हैं, जिस मुजरिस बंदरगाह की बात करें बच्चों, वहां से मसाले के पदार्थ, मोती, मूल्यवान रत्न आदि वस्तुओं का निर्यात किया जाता था, यानी एक्सपोर्ट किया जाता था। यह हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे पढ़ेंगे। पांड्य राज्य का विस्तार वर्तमान तमिलनाडु में था। तो बच्चों हमने चेर अभी डायनेस्टी के बारे में देखा, हम बात करेंगे पांड्य राज्य की। तो पांड्य राज्य जो स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख पा रहे बच्चों, इसका विस्तार वर्तमान तमिलनाडु में था। तो यस बच्चों वर्तमान समय में तमिलनाडु यहाँ पे है। तो पांड्य राज्य का विस्तार वर्तमान तमिलनाडु में था। वहां के उत्कृष्ट श्रेणी के मोतियों की मांग थी, यानी अगर पांड्य राज्य की बात करें बच्चों, तो यहाँ के जो मोती हुआ करते थे बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी के हुआ करते थे, और यही कारण है कि यहाँ के उत्कृष्ट श्रेणी के मोतियों की बहुत मांग थी। मदुरै पांड्य राज्य की राजधानी थी। बच्चों पूछा जा सकता है मदुरै बहुत ही चर्चित नाम है मदुरै। यस, अगर बच्चों दक्षिण भारत की बात करें तो मदुरै ये पांड्य राज्य की राजधानी थी। परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। यस, चलिए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। प्राचीन चोलों का राज्य तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के आसपास के प्रदेश में था। तो ये बच्चों अगर चोलों के राज्य की बात करें, यानी चोल डायनेस्टी की बात करें, तो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली, ध्यान रखिए बच्चों, यस यहाँ पर चोल डायनेस्टी को आप देख पा रहे हैं। और तिरुचिरापल्ली की बात करें तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो आपको यहाँ पर जो ये आप काला डॉट देख रहे हैं बड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है, यस बच्चों यही है यस तिरुचिरापल्ली। और प्राचीन चोलों का राज्य तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के आसपास के प्रदेश में था। यह हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों इस क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। यस बच्चों अगर हम बात करें नाड़े घाट की, तो बच्चों सातवाहन कालीन यस ईसा पूर्व 2050। बच्चों यहाँ पर जो स्क्रीन पर आप जिस घाट की बात कर रहे हैं, तो पुणे और ठाणे जिले की सीमा पर जुन्नर मुड़बार मार्ग पर घाट सड़क है जिसकी हम बात कर रहे हैं बच्चों। और बच्चों यह घाट सड़क नाड़े घाट नाम से जानी जाती है। बच्चों इस घाट सड़क की दूरी 5 किलोमीटर है, ध्यान रखिए। और लगभग 2000 वर्ष पूर्व सातवाहनों के कार्यकाल में ये बनाई गई थी, जिसकी हम बात करें बच्चों। पहले यह घाट सड़क देश महाराष्ट्र का पठारी क्षेत्र और कोंकण के बीच प्रमुख व्यापारी मार्गों में से एक थे, जिसकी हम बात कर रहे हैं। इस घाट सड़क का उपयोग व्यापार एवं यातायात के लिए किया जाता था। और बच्चों यहाँ पर उकेरा हुआ बड़ा घड़ा आज भी वहां देखने को मिलता है। नाड़े घाट की गुफाओं में सातवाहन
राजाओं की मूर्तियां और शिलालेख पाए जाते हैं तथा इन शिलालेखों में सातवाहन राजाओं एवं रानियों द्वारा दिए गए दानों और चंदों का वर्णन मिलता है। तो बच्चों हम बात कर रहे थे यहाँ पर नाड़ेघाट की, जिस व्यापारी मार्ग की बात कर रहे हैं ये आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेंगे। सातवाहन राजवंश की हम बात करेंगे। मौर्य साम्राज्य का ह्रास होने के पश्चात उत्तर भारत की भांति महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों के स्थानीय राजा स्वतंत्र बने। उन्होंने छोटे छोटे राज्य स्थापित किए। उनमें से एक सातवाहन राजवंश था। यस बच्चों हम बात कर रहे हैं सातवाहन, यस सातवाहन राजवंश की बात करें, सातवाहन डायनेस्टी की बात कर रहे हैं। तो बच्चों स्क्रीन पर अगर आप देखें तो सातवाहन यहां पर आप देख सकते हैं, यस देख सकते हैं सातवाहन, और यहां पे सातवाहन राजवंश आप देख सकते हैं। और यस बच्चों आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो सातवाहन राजवंश, द सातवाहन डायनेस्टी की बात करेंगे। प्रतिष्ठान अर्थात पैठण उनकी राजधानी थी। राजा सिमुक सातवाहन राजवंश का संस्थापक था। तो बच्चों यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पैठण की बात करें तो पैठण यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो सातवाहन जो राजवंश था, इस उसकी जो राजधानी थी बच्चों क्या थी? पैठण। इस बच्चों इसे प्रतिष्ठान नाम से भी जाना जाता है। तो प्रतिष्ठान अर्थात पैठण उनकी राजधानी थी और राजा सिमुक सातवाहन राजवंश का संस्थापक था। यस यानी बच्चों सातवाहन राजवंश के अगर संस्थापक राजा की बात करें तो उनका नाम था सिमुक, ये हमें ध्यान रखना है। तो बच्चों पुणे जिले के जुन्नर के समीप नाड़ेघाट की गुफाएं जिनकी अभी हमने चर्चा की, यस पुणे जिले के जुन्नर के समीप नाड़ेघाट की गुफाएं, इन गुफाओं में उकेरे गए लेखों में इस राजवंश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम है। कुछ सातवाहन राजा अपने नाम से पहले माता का नाम लगाते थे, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो देखिए बच्चों गौतमी यहाँ पर नाम जो आया है देखिए, यस तो इस तरह से गौतमी, तो पहले अपनी माता का नाम लगाने का रिवाज या कह सकते हैं प्रचलन या कह सकते हैं परंपरा। तो कुछ सातवाहन राजा अपने नाम से पहले माता का नाम लगाते थे, तो ये हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। सातवाहन राजवंश की बात कर रहे हैं बच्चों। ये सातवाहन राजवंश में गौतमी पुत्र सातकर्णी राजा विशेष ख्याति प्राप्त है। उसके पराक्रम का वर्णन नासिक की गुफाओं में उकेरे हुए लेखों में किया गया है। उसने शक राजा नहपान को पराजित किया था। तो राइट बच्चों हम बात कर रहे हैं सातवाहन राजाओं की, और जिसमें हम बात कर रहे हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी की, जो कि उसने शक राजा नहपान को पराजित किया था। ये हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो बात हम कर रहे थे अभी बच्चों गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी का सिक्का, इस बच्चों स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख सकते हैं। सातकर्णी की अगर बात करें, यस गौतमी पुत्र सातकर्णी का सिक्का स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और बच्चों आपको ध्यान रखना है जब सातवाहन डायनेस्टी की बात करते हैं राइट, तो यहाँ पर आप देखिए अरब समुद्र यानी अरब सागर अरबियन से लिखा हुआ है। ये बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, और बच्चों ये है हिंद महासागर। यस तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इससे संबंधित और बातें हम आगे सीखने वाले हैं। तो बच्चों सातवाहन राजवंश की बात हम कर रहे हैं, द सातवाहन डायनेस्टी की बात कर रहे हैं। नासिक के लेख में गौतमी पुत्र का उल्लेख त्रिसमुद्र तो पीतवाहन के रूप में किया गया है। तो बच्चों ध्यान रखना है, इस गौतमी पुत्र का उल्लेख त्रिसमुद्र तोय पीतवाहन के रूप में किया गया है। बच्चों तोय का मतलब क्या होता है? तोय का मतलब जल होता है अर्थात पानी होता है, और घोड़े राजा के वाहन हैं। इस बच्चों जो ऊपर की पदवी की अगर बात करें, जो त्रिसमुद्र तोय पीतवाहन, तो ऊपरी ये जो पदवी की बात, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जिसके घोड़ों ने तीनों समुद्रों का पानी पी लिया है। इस बच्चों तो जरा ध्यान से देखिए, जब बात होती है
इस राजा के घोड़े की अगर बात करें, राजा का जो वाहन है घोड़ा, तो बच्चों यहाँ पर समझ सकते हैं त्रिसमुद्र तोय पीत वाहन के रूप में। ध्यान रखिए, जिसके घोड़ों ने तीनों समुद्रों का पानी पिया है। तो इस तरह से गौतमी पुत्र जिस बच्चों उन्हें त्रिसमुद्र तोय पीत वाहन के रूप में इस तरह की पदवी दी गई है। आगे हम समझने का प्रयास करेंगे। जिस बच्चों तो सातवाहन राजवंश की बात कर रहे हैं, सातवाहन डायनेस्टी की बात करें। जब त्रिसमुद्र की बात हो रही है तो बच्चों त्रि का मतलब तीन होता है, तो तीन समुद्रों का मतलब क्या है? तीन समुद्रों से तात्पर्य है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। ध्यान रखिए बच्चों, अरब सागर चित्र इसके पहले आपने चित्र में भी देखा था। ये सब अगर बात करें तो ये देख सकते हैं यहाँ पे भी अरब सागर या बंगाल की खाड़ी, ये सब बंगाल की खाड़ी है, ये अरबियन सी है पूरा। और बच्चों यहाँ जो देख रहे हैं ये हिंद महासागर है। तो ये ध्यान रखना, जब तीन समुद्रों की बात होती है, त्रिसमुद्र की बात होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो उनके कार्यकाल में सातवाहनों का साम्राज्य उत्तर में नर्मदा नदी से दक्षिण में तुंगभद्रा नदी तक फैला हुआ था। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो उनका साम्राज्य था नर्मदा नदी से लेकर तुंगभद्रा नदी तक फैला हुआ था, सातवाहनों का जो साम्राज्य था। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे अध्ययन करेंगे। सातवाहन राजवंश की बात करें, सातवाहन डायनेस्टी की बात कर रहे हैं। हाल नाम के सातवाहन राजा का गाथा सप्तशती ग्रंथ प्रसिद्ध है। यह ग्रंथ प्राकृत भाषा में महाराष्ट्री में रचित है। इस ग्रंथ में सातवाहनों के समय के जनजीवन की जानकारी मिलती है। इस बच्चों में बात कर रहे हैं गाथा सप्तशती। तो इस ग्रंथ के माध्यम से सातवाहनों के समय के जनजीवन की जानकारी प्राप्त होती है। इस बच्चों आइए इस क्रम में और अध्ययन करेंगे। हम देख रहे हैं सातवाहन राजवंश की बात करें, सातवाहन डायनेस्टी की बात कर रहे हैं। सातवाहन कालखंड में भारत के व्यापार में बहुत वृद्धि हुई। महाराष्ट्र के पैठण, तो बच्चों स्क्रीन पर आप पैठण की बात करें तो यहाँ पैठण आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर तेर की बात करें तो यहाँ पर आप तेर देख सकते हैं। इसके बाद बात करें बच्चों भोकरदन की, तो आप भोकरदन यहाँ पर आप देख सकते हैं। और बच्चों बात करें कोल्हापुर की, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कोल्हापुर की। तो इस तरह से बच्चों पैठण, तेर, भोकरदन, कोल्हापुर को व्यापारिक केंद्र के रूप में विशेष महत्व प्राप्त हुआ। ये ध्यान रखिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। इस बच्चों सातवाहन राजवंश की बात कर रहे हैं, सातवाहन डायनेस्टी को हम विस्तार से पढ़ रहे हैं। तो बच्चों इस कालखंड में वहां असंख्य कला वस्तुओं का उत्पादन होने लगा था। भारतीय माल का निर्यात रोम तक होता था। तो बच्चों यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जब हम भारतीय माल की बात करते हैं, भारतीय सामान का जो निर्यात किया जाता था, तो बच्चों देखिए यहाँ रोम तक, यहाँ तक जो है वो निर्यात किया जाता था। कुछ सातवाहन सिक्कों पर जहाजों की प्रतिमाएं भी अंकित है। चलिए, तो ये हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं सातवाहन राजवंश, सातवाहन डायनेस्टी की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अजिंठा यानी अजंता, नासिक, कार्ले, भाजे, कान्हेरी, जुन्नर की गुफाओं में से कुछ गुफाओं का खनन सातवाहन के समय में किया गया है। तो बच्चों ध्यान रखना है, अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के अजंता, नासिक, कार्ले, भाजे, कान्हेरी, जुन्नर की गुफाओं में से कुछ गुफाओं का खनन सातवाहन के समय किया गया है। तो जहाज की प्रतिमा अंकित जिसकी हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं इस जहाज की प्रतिमा अंकित सातवाहन का सिक्का जो आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ देखिए जहाज की प्रतिमा आपको दिखाई दे रही है। आइए बच्चों इस क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो कार्ला गुफा की बात करें तो बच्चों कार्ला गुफा से संबंधित कुछ चित्र आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, कार्ला गुफा से संबंधित कुछ चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। बच्चों आपको अवसर मिलेगा तो अपने बड़ों के साथ आप इस कार्ला गुफाओं तक विजिट कीजिए, वहां पर जाइए और इन ऐतिहासिक तथ्य के बारे में जो चित्र आपको दिखाया जा रहा है इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कीजिए।
तो ये आपको बड़ों के मार्गदर्शन में करना है। चलिए बच्चों, अजंता की गुफाओं की बात करें तो अजंता की गुफाओं के चित्र ध्यान से देखिए बच्चों। तो इस तरह से बच्चों अगर आपको अवसर मिलता है तो जरूर आप यहाँ पे पहुंचिए और देखिए अजंता की गुफाओं के बारे में और भी जानकारी प्राप्त कीजिए। आइए बच्चों, जुन्नर की गुफाओं की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तो तमाम लोग यहाँ पर बच्चों विजिट करते हैं, जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। तो आपको भी अवसर मिले तो आप भी जुन्नर गुफा जरूर विजिट कीजिए। नासिक की गुफा की बात करें बच्चों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ चित्र, नासिक की गुफा से संबंधित चित्र आपको दिखाए जा रहे हैं। बच्चों तो नासिक गुफा से संबंधित चित्र। कान्हेरी गुफा से संबंधित आइए कुछ चित्र देख लेते हैं बच्चों। तो चलिए यहाँ स्क्रीन पर देखिए, कान्हेरी गुफा से संबंधित कुछ चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें इन ऐतिहासिक स्थलों की तो हमने कहा कि बड़ों के मार्गदर्शन में आपको जब भी समय मिले तो आप यहाँ पे विजिट कीजिए, भ्रमण कीजिए, वहाँ पर जाइए और इन ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में और जानकारी प्राप्त कीजिए। तो चलिए बच्चों, हमने आज अध्ययन किया चेर, पांड्य और चोल राजवंश के बारे में अध्ययन किया तथा सातवाहन राजवंश के बारे में बच्चों विस्तार से जानकारी प्राप्त की है। तो आइए बच्चों अब अभ्यास करेंगे। तो आपके सामने स्क्रीन पर एक कथन है, आपको ध्यान से देखना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है। तो पहला कथन है, पांड्य राज्य का विस्तार वर्तमान तमिलनाडु में है। वर्तमान तमिलनाडु में था। क्या बच्चों ये कथन सत्य है? पांड्य राज्य का विस्तार वर्तमान तमिलनाडु में था। क्या ये कथन सत्य है? याद कीजिए बच्चों, इसकी चर्चा हमने की थी। तो मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। तो आपने बच्चों अपना उत्तर दे दिया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यस बच्चों, ये कथन बिल्कुल सत्य है, यानी पांड्य राज्य का विस्तार वर्तमान तमिलनाडु में था। ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे। एक दूसरा कथन देखिए, सत्य या असत्य बताओ। यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखो। चलिए बच्चों, दूसरा कथन है, त्रिसमुद्र तोय पीत वाहन का अर्थ होता है जिसके घोड़ों ने 30 समुद्रों का पानी पिया है। तो चलिए बच्चों याद कीजिए, हमने इसकी चर्चा की थी। त्रिसमुद्र तोय पीत वाहन, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो दिया है त्रिसमुद्र तोय पीत वाहन का अर्थ होता है जिसके घोड़ों ने 30 समुद्रों का पानी पिया है। तो क्या ये कथन सत्य है? मुझे लगता है तमाम बच्चों ने सोच लिया होगा और उसने उत्तर दे भी दिया होगा। तो यस बच्चों, त्रिसमुद्र तोय पीत वाहन का अर्थ क्या यही अर्थ होता है कि जिसके घोड़ों ने 30 समुद्रों का पानी पिया है? तो तमाम बच्चों ने समझ लिया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। तो बच्चों ये कथन असत्य है। तो अगर कथन असत्य हो तो क्या करना है बच्चों? उसे सत्य करके लिखना भी है, यानी इसमें देखना है कि असत्य क्या है। त्रिसमुद्र तोय पीत वाहन का अर्थ होता है जिसके घोड़ों ने 30 समुद्रों का पानी पिया है। तो क्या ये कथन सत्य है? आपने देख लिया, कुछ विद्यार्थियों ने पहचान भी लिया होगा कि इसमें लिखा है जिसके घोड़ों ने 30 समुद्रों का पानी पिया हो। क्या लिखा है बच्चों? 30 समुद्रों को। और आपने जो अध्ययन किया था यहाँ पर त्रि का मतलब हमने यहाँ पर आपको बताने का प्रयास भी किया था कि त्रि का मतलब क्या होता है। त्रि का मतलब कितना होता है? त्रि का मतलब बच्चों आपको याद आ गया होगा, त्रि का मतलब तो 3 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? 30 लिखा है, 30 समुद्रों का। और बच्चों हमने जिन 3 समुद्रों की बात की थी उनको हमने चित्र में आपको दिखाया था। तो तमाम बच्चों को अच्छी तरह से याद आ गया होगा, अरे हाँ यही तो गलत है, ये असत्य है, तो इसको सत्य करना है। तो किस तरह से सत्य करके लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे। तो कथन को सत्य करके इस तरह से लिखना है, त्रिसमुद्र तोय पीत वाहन का अर्थ होता है जिसके घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया है। यस बच्चों, यहाँ त्रि का मतलब 3 से है। त्रि का मतलब 3 से है, ध्यान रखना है। इस बच्चों आपको याद आ रहा होगा।
हमने बात की थी जिन 3 समुद्रों की, आपको फिर से याद दिला दे, हमने बात की थी अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर की बात की थी। इस बच्चों तो तमाम विद्यार्थियों को याद आ भी गया होगा। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। तो चलिए बच्चों अंत में एक और कथन देख लेते हैं, तो जरा ध्यान से देखें। प्रतिष्ठान अर्थात पैठण सातवाहन राजवंश की राजधानी थी। याद कीजिए बच्चों, इसकी भी चर्चा हमने की थी। क्या यह कथन सत्य है? तो कथन में क्या कहा जा रहा है? प्रतिष्ठान अर्थात पैठण सातवाहन राजवंश की राजधानी थी। तो क्या बच्चों ये आपको याद आ गया? सातवाहन राजवंश की राजधानी प्रतिष्ठान अर्थात पैठण थी। यह कथन सही है, सत्य है या असत्य है? तो चलिए तमाम विद्यार्थियों ने इसका भी उत्तर दे दिया होगा। तो चलिए बच्चों अपना उत्तर मिला लीजिए, टैली कर लीजिए। तो बच्चों ये कथन सत्य है, तमाम विद्यार्थियों ने उत्तर दे दिया होगा, शाबाश। तो चलिए बच्चों आज हमने प्रयास किया इस बच्चों पार्ट 1 में दक्षिण भारत के प्राचीन राज्य में बच्चों हमने आज जो अध्ययन किया चेर, पांड्य और चोल राजवंश तथा सातवाहन राजवंश के बारे में विस्तार से अध्ययन किया और बच्चों हमने अभ्यास भी कर लिया है। तो बच्चों अगले भाग में यानी भाग 2 में हम आएंगे तो हम वाकाटक राजवंश, चालुक्य, पल्लव और राजपूत राजवंशों के बारे में विस्तार से भाग 2 में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस पाठ के इस भाग को आपने यहाँ तक अच्छी तरह समझ लिया है। तो बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।